जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास की जो हमारी निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में हमारा अगला वीडियो है। इसके पहले के सारे वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम से आपको जुड़ना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको 9098609291 ये नंबर आपको दिया है। कोई भी कहीं डाउट लगता है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। फेसबुक में सर्च करना है सुमित जैन। ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को अवश्य दबाना है। बेल आइकन को दबाते वक्त ऑल पर क्लिक करना है, जिससे ऑल वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचेगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। 4 विकल्प होंगे आपके सामने, 4 में से एक का उत्तर बताना है। पहला जो आपका प्रश्न है, किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया? तो किसने किया? 4 विकल्प आपके हैं, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, एरिक्सन या फिर जेराम व्रूनर ने। किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है? तो किसने किया है? आपका बिल्कुल सही आंसर आया है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की यानी कि जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है वाइगोत्स्की साहब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? एरिक्सन साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या फिर मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन साहब ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी कि जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एरिक्सन साहब ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मानवतावादी सिद्धांत आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, पावलोव या फिर कार्ल युंग ने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अब्राहम मास्लो, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व का जो मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो किया है मास्लो साहब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। किसके कारण? ऐसा अधिगम जो ऐसा परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं हुआ है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। परिपक्वता के लिए, सामाजिक प्रभाव के लिए, सांस्कृतिक प्रभाव के लिए या फिर कौशल के लिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता के लिए, ठीक है। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो किसके लिए? परिपक्वता के लिए, ठीक है। परिपक्वता के कारण परिवर्तन आया है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय से शुरू होती है। आनुवांशिकता की भूमिका बतानी है। विद्यालय जाने के समय से, परिपक्वता से, गर्भधारण के समय से या फिर जन्म से। आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में कब से शुरू होती है, किस समय से शुरू होती है? प्रश्न क्रमांक 5। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भधारण। गर्भधारण यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक है। आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में गर्भधारण के समय से जो है शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। मध्यम श्रवण दोष, गहन श्रवण दोष, सौम्य श्रवण दोष या फिर तीव्र श्रवण दोष। किस श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाले बहरेपन को? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मध्यम श्रवण दोष, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मध्यम श्रवण दोष 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है? स्मृति की एक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? अवधारणा, पुनः नियोजन, स्मरण या फिर अधिगम। स्मृति की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है।
तब आपका जो राइट आंसर होगा 7 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पुनः नियोजन। पुनः नियोजन यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है, स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विध्रुवी विकार को इस नाम से भी जाना जाता है। द्विध्रुवी विकार को किस नाम से जाना जाता है? असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम के नाम से, मसीहा रोग के नाम से, गहरा अवसाद के नाम से, या फिर मुनसूसन सिंड्रोम के नाम से। द्विध्रुवी विकार को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 8। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गहरा अवसाद। गहरा अवसाद यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, द्विध्रुवी विकार को जाना जाता है गहरा अवसाद के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था में? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? प्रश्न क्रमांक 9। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। गर्व और शर्म जैसी जो भावना है, इनका विकास होता है दोस्तों बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कॉलेसनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, हरलॉक के अनुसार या स्किनर के अनुसार? मनोवैज्ञानिक बताना है आपको कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा स्किनर। स्किनर के अनुसार जो है क्या है? विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। और आपका बिल्कुल सही नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण हमें बताना है। चढ़ना, फुदकना, लिखना या फिर दौड़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11। और आपका राइट आंसर क्या होगा 11 का? तो आपका बिल्कुल और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लिखना। लिखना यानी विकल्प नंबर 3 इस सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण माना जाएगा, लिखना। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन है? पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार है या फिर ये सभी है? वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है। और तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि को ये सभी कारक, पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और आहार भी, सभी कारक प्रभावित करते। ठीक है, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखें। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 640 दिन? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 280 दिन, यानी 2 नंबर सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं? किस वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है? प्रश्न क्रमांक 14। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि 1 नंबर सही हो जाएगा। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, 1 नंबर बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो कौन सी विशेषता करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जो विशेषता है परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या फिर मानसिक विकास से? कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 16। तब आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा मानसिक विकास से। मानसिक यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मानसिक विकास से
एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध जो है वो कैसे है, मानसिक विकास से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है कब, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में। सहपाठियों का दबाव कौन सी अवस्था में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हमें लिखना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था यानी 4 नंबर, ठीक है, उत्तर किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निरीक्षण विधि में किया जाता है, क्या किया जाता है, अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या फिर व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 18। तब आपका बिल्कुल और सटीक जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी 3 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से करना है और लास्ट में बताना भी है कि आपने कितने प्रश्न किए हैं और कितने आपने सही किए, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था, कमोनियस ने, हॉल ने, फ्रायड ने या फिर हॉलिंगबर्थ ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया, प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मनोलैंगिक विकास को महत्व देने वाले जो हैं वो कौन है, फ्रायड महोदय, यानी 3 नंबर, ठीक है, सिगमंड फ्रायड साहब ने महत्व दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या फिर गौण। तो आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। गत्यात्मक सामाजिक संरचना है, स्थिर है, प्राथमिक है या फिर गौण है। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, स्थिर, है ना। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है और विकल्प नंबर जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक उत्तर बताना है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं। जिनसे भी बनता है, जितने लोग भी देख रहे हैं और जिनसे बनता है वो कमेंट में जरूर बताएंगे। जिनसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, उनको सीखना है और पता करना है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ों होते हैं तो कितने होते हैं, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं जिनसे बनता है और कमेंट में करके सभी को बताना है, मैं समझ जाऊंगा कि सभी लोगों से बनता है और जो नहीं बता पाते उनसे नहीं बनता होगा, ठीक है। तो संयुक्त कोशिका के गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं कमेंट में फटाफट से बताएं। वीडियो को लाइक करें और इस निरंतर सीरीज से आपको जुड़ना है और अपना आकलन करते रहना है, ठीक है। एमपी टेट वाले हों, रीट वाले हों या फिर सीटीटी एग्जाम वाले हों, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल से सभी लोग जुड़े रहें, अपने मित्रों को जोड़ें, है ना, अपने साथियों को जोड़ें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, है ना, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, सभी जगह आप शेयर करें और मित्रों तक जोड़ें, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। एमपी टेट, रीट, सीटीटी और अदर जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।